જય દાદરાનગર હવેલી। જેવું કે ગઈકાલે એક બે દિવસ પહેલા જ અનેક કાર્યકર્તા અને જે મારા વ્યક્તિગત ફોલોઅર્સ કોંગ્રેસી કાર્યકર્તાઓ અને જે મારા વ્યક્તિગત જે સંબંધો છે બધા મિત્રોમાં लगातार फोन कॉल्स मैसेजेस જે ઇલેક્શન નહીં લડવાનું લઈને ડિક્લેર કર્યું હતું એના લઈને ઘણા સંદેશો મેસેજો આવી રહ્યા હતા। સાથીઓ ઘણા એ બી કીધું કે ક્યાં સુધી ફેસબુક લાઈવ આવીને વાત કરવાના, લોકોની વચ્ચે ક્યારે આવવાના, અનેક વાતો આવી છે મારી પાસે। એ મારે સ્પષ્ટ કરવું જરૂરી છે કે જે ઇલેક્શન નહીં લડવાનું જે કારણ મેં મૂક્યું હતું સામે, એ સમયે જે મારી સામે જે પરિસ્થિતિ એવી હતી કે જે સેલવાસમાં બીજેપી અને શિવસેનાના સાંસદ શ્રીમતી કલાબેન ડેલકર ની વચ્ચે ઇલેક્શન લડાઈ, એ લોકોની વચ્ચે જે બધી પ્રદેશની જે સ્થિતિ છે, એટલે મેં એવું વિચાર્યું કે ભાઈ લડવા દો આ લોકોને, વચ્ચે આપણે નહીં આવીએ અને આપણે સંગઠનનું કે પાર્ટીનું કામ કર્યા કરીશું, આવું વિચાર્યું હતું। જે દિવસે મેં ડિક્લેર કર્યું कि जिस दिन चुनाव को लेकर नहीं लड़ना है मुझे, ऐसा मैंने डिक्लेयर किया, उसके करीब 3-4 घंटे बाद ये मैसेज आ गया कि भाई भाजपा का जो प्रत्याशी है वो वर्तमान सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर के नाम घोषित किया गया है। ऐसा इस वजह से ये हुआ कि भाई 2-3-4 घंटे पहले प्रभु क्या निकल गया इलेक्शन नहीं लड़ने का, फिर 3-4 घंटे के बाद बीजेपी में इनका नाम आ जाता है। उसके ऊपर कई लोग तर्क वितर्क जो दिमाग भी लगा रहे हैं, क्यों अचानक प्रभु का नाम बोला, लगातार लड़ने की बात करने वाला, 2024 में पूरी ताकत के साथ ताम झाम के साथ लड़ेंगे, ये वो बहुत सारा प्रभु ने बोला, ऐसा है सबका ये था। फिर अचानक ऐसा क्या परिस्थिति आ गई है, तो इसमें परिस्थिति कुछ नहीं थी। परिस्थिति ये थी कि भाई मुझे बीजेपी और शिवसेना लड़े। अभी तो एक दूसरे के साथ में लड़ने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले एक साथ हो गए, और इस बीच में ये भी आ गया कि भाई प्रभु टोकिया भी चुनाव नहीं लड़ने वाला है, तो वन साइड गेम होने वाली है, वन साइड गेम हो गई है। और काफी लोगों में उत्साह है कि हम तो जीत गए हैं। मैंने बार बार कहा है, वर्तमान अभी भी जो वर्तमान सांसद है श्रीमती कलाबेन डेलकर जी, वो अभी भी सत्ता में है। गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक, जिला पंचायत, नगर पालिका, ग्रुप ग्राम पंचायत, तमाम जगह पर चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन आज इन गांव से लेकर प्रदेश के सांसद तक की हालत क्या है, परिस्थिति क्या है, जो मुझे देख रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई कब तक फेसबुक तक के सामने आकर, फेसबुक लाइव आकर लोग सिर्फ चर्चा करते रहोगे, फेसबुक से बाहर कब निकलोगे। उन साथियों से मैं कहना चाहूँ कि भाई आज परिस्थिति ऐसी कि ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, इसके अलावा अन्य बहुत सारे जो सोशल साइट्स है, ये आज एक टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक, आम लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। हमारी बातों को, हमारे जो भी संदेश हम हमारी जनता तक, शासन प्रशासन तक भी पहुंचाना चाहते हैं, जो भी है वो एक सोशल मीडिया एक बेस्ट ऑप्शन है
जिनके बदौलत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से इजीली हम वहाँ तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं। इसलिए फेसबुक आकर जो मेरी बातें हैं, जो मेरी जो भी प्रदेश को लेकर, राजनीति को लेकर मैं चर्चा करता हूँ, जो भी समस्याओं को लेकर या बिंदु पर चर्चा करता हूँ, तो इसके पीछे आने का पर्पज मेरा एक ही है कि मेरी बात जनता तक पहुँचे। रही बात आने की, वो भी हम आएंगे। मैंने सिर्फ घोषित किया है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उस समय पर जो ये भी बात थी, उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो विपरीत थी। चुनाव नहीं लड़ने के बारे मेरे कुछ कारण थे और उस समय वो परिस्थिति। लेकिन अभी जैसे मैंने चुनाव नहीं लड़ने का घोषित किया और अभी सांसद महोदय बीजेपी में सम्मिलित हो गए होने के बाद अभी भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती कलाबेन ढेलकर हो गई, तो अभी परिस्थिति अलग हो गई है। तो ये पिछले उस दिन से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जरूर नहीं कि हम लोग जनता के बीच में हैं, जा रहे हैं। मैं अभी ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी का गुजरात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट पर सहप्रभारी हूँ। वहाँ भी मेरा जो दौरा चल रहा है। यहाँ में दादानगर में हमारे कई ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों से जो लोग हैं, उनसे हम मिल रहे हैं, बात सुन रहे हैं। क्या कर इस माहौल में, इस परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि आपको दोबारा मैदान में आना पड़ेगा, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई एक स्ट्रांग विकल्प दो। इस तरह से बहुत सारी बातें हो रही है और हम सुन रहे, मिल रहे हैं। तो इस बीच में हमने बीच में ये भी कहा था कि भाई दादरा नगर हवेली में ये बात रखी थी कि भाई अगर सांसद महोदय अभी बीजेपी से सामने चुनाव आ रही प्रत्याशी के रूप में, तो हमने ऐसा आश्वस्त किया कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी हो, यहाँ पर शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, भारत आदिवासी पार्टी हो या अन्य ऐसे तमाम छोटे मोटे जो दल है, वो तमाम लोग एक मंच पर आकर लड़े। मतलब सर्व दल एक मंच पर आकर किसी एक प्रत्याशी को, बीजेपी के प्रत्याशी के सामने मैदान में आए। मैं ये बात आज कहने के लिए आया हूं। यहां पर मैं भी ये भी मैं चाहता हूं कि कुछ साथी मुझे कुछ कहना चाहते हैं, जो भी मेरे ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, बिल्कुल उसका मैं स्वागत करता हूं। जो भी आप मुझे कहना चाहते हैं उसके ऊपर, और इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, प्रदेश जनता तक पहुंचाएं कि जो अभी प्रदेश की जनता में जो एक निराशा है कि अब क्या होगा, अब तो वन साइड गेम होने वाला है। लगातार जो 8 साल से 8 बार से जीत रहे हैं, बार बार 9वीं बार भी यही लोग जीतेंगे। फिर कैसे बदलाव आएगा, कैसे परिवर्तन होगा, वही लोग आएंगे, वही परिस्थितियाँ। तो लोगों में, कई लोगों में खौफ भी है। तो जिस हिसाब से हमने आप और हम सब लोगों ने देखा कि जिस दिन सांसद महोदय बीजेपी में ऑफिशियली कार्यालय पर जा रही थी, उसमें रैली के समय में जो उनका जोश था, उनका जो जुनून था, जो उनके समर्थक या उनके जो नेता वगैरह जो भी है, जो नाच कूद रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि इनका जो लास्ट जो उनका जो गोल था इतने सालों से कि भाई स्वर्गीय मोहन भाई को न्याय मिले नहीं मिले, लेकिन इनका जो गोल था पहले से गोल रहा है। उस चुनाव में भी ये लोग तैयारी कर रहे थे। तो जो भाजपा में ये लोग ज्वाइन हुए, इससे कोई जनता को या लोगों को कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी बीजेपी माइंडेड, ऑलरेडी उनकी मानसिकता बन चुकी थी पहले से ही। स्वर्गीय मोहन भाई ढेलकर ने भी कोशिश की थी 2019 में बीजेपी के टिकट लेने के लेकर, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं मिला। फिर जब स्वर्गीय मोहन भाई ढेलकर की उनकी सुसाइड उन्होंने कर लिया, उसके बाद खुद स्वर्गीय जो कलाबेन ढेलकर जी है या अभिनव जी है, वो खुद ऑलरेडी बीजेपी के टिकट को लेकर उपचुनाव में लड़ने वाले थे शायद, लेकिन उस समय उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने कांग्रेस से भी लड़ने की नेता भी संपर्क में आए, फिर आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में आए लोग। फिर ये लोगों ने आखिर में शिवसेना के साथ ये लोग चुनाव जाकर ये लोग लड़े और सांसद बन गए और जंगी बहुमती से उनको क्या है करीब 51,000 से लोगों से उन्होंने जीत दिया। तो यहां पर एक बात है कि भाई ठीक है, जीत तो ऐतिहासिक रही, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत से प्रदेश की जनता, दादनगरी का आदिवासी समाज, इनको फायदा क्या हुआ?
ऐतिहासिक जीत देने के चक्कर में जो दादरा नगर हवेली का 2.5 साल में करीब करीब जो मेरे पास आंकड़े हैं, करीब करीब 2.5 से 3 हजार छोटे शिक्षक मित्रों से लेकर पीडब्ल्यूडी और भिन्न भिन्न विभागों में से करीब करीब 2.5 से 3 हजार लोगों की नौकरियां चली गई है। अगर 2.5 से 3 हजार लोगों की नौकरियां चली गई है तो एक परिवार को हम 2 से 3 या 4 एवरेज 5 परिवार की बात करते हैं तो करीब करीब आप अंदाजा लगा लीजिए 15 से 20 हजार लोगों का जो नौकरी परिवार से इफेक्ट हो चुके हैं इससे। तो ऐतिहासिक जीत तो हमने दी थी, लेकिन ऐतिहासिक जीत के चक्कर में हमने 2.5 से 3 हजार लोगों की नौकरियां गंवाई। कई लोगों के घर दुकान से लेकर हर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग प्रताड़ित था, शोषण हो रहा था। भ्रष्टाचार तो आप देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, बेरोजगारी आप देख रहे हो, एजुकेशन का हाल ठीक है, एजुकेशन के यहाँ पर कुछ डिग्रियाँ वगैरह कॉलेज वगैरह आ रही है, लेकिन एजुकेशन का स्तर भी आप देख ही रहे हो। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप को लेकर रोड पर निकलना पड़ता है, यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहे, ऐसे बहुत समस्या मुद्दे थे, बहुत सारी बात है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि भाई अभी चुनाव शुरू हो चुका है, नाम घोषित हो चुका है और मेन चुनौती अभी बीजेपी के सामने किसको उतारा जाए कि प्रभु क्या नहीं लड़ रहा है। ये बात सामने जब आई तो लोगों में कि भाई जो 4 साल 2019 में करीब करीब 11 या 12 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, मोहन भाई डेलकर, नट्टू भाई पटेल, मैं खुद था उस समय, अंकिता जी थी, फिर दीपक कोड़ा जी भी थे, ऐसे करीब 11 लोग थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर चुनाव जैसे ही खत्म होने के बाद वहां से एक भी मार्केट में कोई दिखा नहीं। लेकिन 2019 के बाद लोकसभा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी बनने के बाद एज ए कांग्रेस लीडर के तौर पर सतत 4 साल 10 महीना मैं प्रदेश के प्रत्येक इश्यू पर, कोरोना काल हो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल करना हो, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े करना हो, रजुआत करनी हो, होम मिनिस्ट्री में लिखना हो, पीएमओ में लिखना हो, यहाँ रजुआत करनी हो, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी हो, हर चीज़ के ऊपर मैंने वहाँ मेरे लेवल पर जो कोशिश करनी चाहिए वो तमाम कोशिश की है और उन्होंने रजुआत की है। लेकिन अभी 4 साल 11 महीने मैं एक्टिव रहा और जो 4 साल 10 महीने तक जो कोई एक्टिव नहीं रही है वो सभी अभी जैसे ही चुनाव आया है वो एक्टिव हो गए हैं पिछले 1.5-2 महीने से। मतलब 4 साल 10 महीना तक प्रदेश की जनता को समस्याओं से परेशान थे, तब ये लोग कोई नहीं दिखे प्रदेश स्तर पर रजुआत करने के लिए। सांसद महोदय खुद भी नहीं दिखी। सांसद महोदय ने यहाँ पर दादरा हवेली में चुनाव जीतने के बाद प्रदेश स्तर पर जो रजुआत करना चाहे, जो लिखना चाहे था, जो बोलना चाहे, जो आंदोलन, रैली, धरना वगैरह जो करना चाहते वो कुछ नहीं किया। ठीक है, संसद के पटल के ऊपर उन्होंने रजुआत की है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर, तालमेल के साथ मिलकर उनके साथ में प्रदेश की जनता के जो समस्या है उसके निराकरण करने में टोटली नाकाम रही है और टोटली चुने हुए तमाम जनप्रतिनिधि टोटली उसमें नाकाम हो चुके हैं। इससे कोई नकार हम इसके ऊपर ये नहीं कह सकते हैं, वो जनता सब जानती है। अभी बात आ रही यहां पर कि बीजेपी के प्रत्याशी के सामने अगर 1-to-1 फाइट होती है, सभी छोटे मोटे दल एक मिलकर एकजुट होकर सभी पार्टियों के रूप में किसी एक प्रत्याशी को अगर हम उतारते हैं तो हम बीजेपी के प्रत्याशी को हरा सकते हैं। ये मेरा खुद का एनालिसिस है और कई प्रदेश के बुद्धिजीवी ऐसा कह रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, હું ફરીથી કહી રહ્યો છું, દાદરા નગર હવેલીના ઇતિહાસમાં જ્યારે પણ 1-to-1 ફાઇટ થાય છે, કેલ્ક્યુલેશન આપણે કાઢીએ તો મોહનભાઈ ફક્ત એક વાર જીતે છે। ત્યારબાદ તમામ ઇલેક્શનો મોહનભાઈ અગર 1-to-1 ફાઇટ તરીકે લડતા હોય તો મોહનભાઈ હારી જતા હતા। મોહનભાઈ ત્યારે જ જીતતા હતા કે જ્યારે 3 या 4 નાની પાર્ટીઓ જે 10-12-15,000 વોટ તોડે અને તોડવાનું સમીકરણ મોહનભાઈ હંમેશા એવી રીતે વિકલ્પ करता था कि भाई मोहन भाई को चुनाव जीतना है। तो मोहन भाई ऐसे बहुत ही बढ़िया से प्लानिंग करते थे कि भाई किसी को भी 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख दे दो और थर्ड फंड, फोर्थ फंड जो 10, 12, 15,000, 20,000 वोट तोड़ सके, ऐसे प्रत्याशी खड़ा करे। तो मोहन भाई को जो मार्जिन वन साइड में किसी और पार्टी को मिल रहा था वो वोट बैंक क्रैक करना काम करे थे और मोहन भाई इजीली 2, 4, 5, 10,000, 8, 10,000, 12,000 वोट से मोहन भाई जीते थे। तो ये एक समीकरण है। आप भी भले उपचुनाव में तो मोहन भाई का उस समय जो माहौल था पूरा, हर बीजेपी वालों ने उस समय भी
उनको समर्थन किया, एमएलए से व्यक्ति ने भी समर्थन किया था चुनाव नहीं लड़कर, है ना। हमने तो एक बात है, मैं आप सबको पता है, कई लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि भाई आप तो मोहन भाई के विरोधी थे, ये थे वो थे, इसलिए आपकी आदत है। आदत नहीं, आदत सवाल नहीं है। देखिए, मैंने जब भी किसी का भी विरोध किया हो, चाहे वो स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, या किसी भी चीज को लेकर मैंने विरोध किया है तो खुलकर विरोध किया है, पीठ पीछे नहीं किया है। लेकिन जब स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर को जब न्याय दिलाने की बात आई, तब सबसे पहले जब आंदोलन घोषित हुआ तो उस आंदोलन को सबसे पहले समर्थन करने वाला, और मोहन भाई डेलकर को न्याय मिलने में देरी होती है तो दादरा नगर हवेली के तमाम जो बॉर्डर है, गुजरात और महाराष्ट्र जो बॉर्डर है, वो चौकअप करने की घोषणा डिक्लेयर मैंने कर दी थी। और मैंने गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम हमारे आदिवासी मूवमेंट के ऊपर मैंने घूम घूम कर उसका एक माहौल तैयार कर दिया था। और फिर जब आपको पता है किलोमीना का जो बिरसा मुंडा चौक है, वहां पर एक बड़ी सभा हुई 22 या 23 तारीख, आई थिंक 22 तारीख, और उस समय पर पूरा लाखों की संख्या में पूरा समाज आया। उस समय पर भी मैं आया, लेकिन उस समय भी आप सबने देखा था वो मोहन भाई के न्याय के लिए जब किलोमीना का बिरसा मुंडा चौक पर लाखों की संख्या में पूरे चारों ओर से लोग भरे हुए थे, हर प्रत्येक वर्ग समाज का, और उस समय मोहन भाई को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस दिन सबको पता है वो प्रोग्राम था अभिनव डेलकर जी को लॉन्चिंग का प्रोग्राम था। ये मुझे बाद में पता चलता है कि भाई हम तो न्याय दिलाने आए थे, लेकिन उस दिन जिस जो बनाया गया था माहौल, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिकल अभिनव डेलकर जी को लॉन्च करने के लिए किलोमीना का बिरसा मुंडा चौक पर प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही है। मूवमेंट चला साल भर से, महीना 7 साल भर मूवमेंट चला पूरा। जो आरोपी थे उनको पर लगातार पर्सनल टिप्पणी से लेकर उनको पर किसी का पुतला जलाना, किसी को शमशान में ले जाना, रोड पर उतरना, 20 पंचायत में आंदोलन, रैली, धरना, पूरी शासन प्रशासन ने पूरी अव्यवस्था खड़ी कर दी थी। एफआईआर भी हुए, फिर नाम भी निकल गए, एफआईआर भी वो फिर रद्द हो गई। फिर इस बीच में क्या हुआ वो सबको पता ही है। और बाद में अभी आप ये नया समीकरण देख रहे हैं कि भाई आप अभी वापस जिनके अगेंस्ट 2.5 साल रहे उनके खेमे में जाकर जिन परिस्थितियों में गए हो वो उनका लुकआउट है। लेकिन सांसद महोदया का ये निर्णय लेकर दादरा नगर हवेली को की जनता के साथ विश्वासघात तो हुआ है, उनको विश्वासघात की है वो लोगों ने, इसे कोई नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि 2.5 साल तक, अगर मैं बार बार कहता हूं कि जब यही करना था आपके जो प्रशासक महोदय के साथ में पर्सनल व्यक्तिगत टसल के चक्कर में, आप दोनों के टकराव के चक्कर में, आपको जिन लोगों ने क्या बोलेंगे उसको, हम हजारों लोगों ने आपको, प्रत्येक वर्ग समाज ने, इवन बीजेपी के लोगों ने भी आपको बहुत सारा वोट दिए और आपको 51,000 वोटों से सांसद महोदय को जिताकर, लीड देकर आपको संसद के पटल पर भेज दिया। लेकिन आप मुझे आज मैं कहना चाहूंगा इस चीज को लेकर भी, सभी वर्ग ने, सभी लोगों ने सांसद महोदय को वोट इसीलिए दिया था कि प्रदेश की जनता के लोगों के काम हो नहीं हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी को न्याय मिलना चाहिए, यही आशा से सब लोगों ने वोट दिया था चर्चा साथियों। लेकिन आपको पता है कि 2.5 साल में कभी भी संसद के पटल पर श्रीमती कलाबेन डेलकर जी ने मोहन भाई डेलकर को न्याय दिलाने की बात नहीं की। अगर ऐसी कोई क्लिप है या सदन की पटल पर रजुआत की है कि भाई स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर के बारे में कोई रजुआत की है सदन के पटल पर, या कोई राइटिंग में आपने लिखा है यहां पर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कभी भी उन्होंने मोहन भाई डेलकर को लेकर, न्याय को लेकर सदन के पटल पर उन्होंने रजुआत नहीं की। तो उससे मुझे भी दुख है। मैं आहत हूं कि जिस बदौलत, और मैं तो इसके लिए हमने भी समर्थन किया था नहीं लड़कर कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ते हैं जो लेकर। फिर क्या हुआ, फिर आपने
यहाँ पर अभी आज जो माहौल है इसकी वजह से आप लगातार आपके यहाँ पर शासनिक प्रशासन लगातार टसल रही, प्रशासनिक कार्यक्रम में आप उपस्थित नहीं रही, वहाँ पर गई नहीं। फिर शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों ने अपनी दादागिरी शुरू कर दी, तानाशाही, मनमानी, बस हर दिन मनमानी तरीके से दादागिरी की आम जनता को, दादागिरी की जनता को, आदिवासी समाज को कैसे परेशान करना है, वो तमाम कोशिश प्रतिनिधि अधिकारियों ने, कुछ अधिकारियों ने वो की है, वो सब आप सभी जानते ही है उसके बारे में लेकर। लेकिन जो अभी जो वर्तमान में स्थिति खड़ी हुई है और ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये दो लोग प्रशासनिक टकराव और सांसद महोदय के टकराव के चक्कर में, ईगो के चक्कर में हजारों लोग का घर बर्बाद हो चुका है, नौकरी धंधे से उनके वो बर्बाद हो चुके हैं। और फिर जाकर आपने ये निर्णय लिया, ठीक है, नो डाउट आपके बहुत सारी चीज़ों के प्रदेश में जो चल रहा है कि आज बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी, बीजेपी के बड़े बड़े पार्टियों के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी नेता, दूसरे पार्टियों के नेता किन परिस्थितियों में बीजेपी के साथ जा रहे हैं या जुड़ रहे हैं या ले जा रहा है। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले, अभी दो दिन पहले अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी को भी किन परिस्थितियों में पकड़ा है। उससे पहले हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को किस परिस्थितियों में लेकर गए हैं। तो वो सारा देश तो देख ही रहा है जो लेकर। तो ये सारी समस्या, ये परिस्थितियों के चक्कर में आप भी गए होंगे, ठीक है, वादा नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता का क्या, प्रदेश की जनता ने क्या बिगाड़ा? तो ये एक बहुत बड़ा सामने चीज है साथियों। दूसरी बात जो मुझे ये भी कहनी है कि भाई चलो ये तो बीजेपी में चले गए, अभी जो मेरे सामने भी सवाल खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रभु मीडिया में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि प्रभु टुकिया भी अभी सेटिंग करके बैठ गए। ये भी चल रहा है, हर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हर तरह से मेरे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं मेरे उस चीजों को लेकर। लेकिन मेरा जो निर्णय था वो मैंने सोच समझ कर लिया था। लेकिन अभी के बाद जो समीकरण सामने आए हैं, राजनीतिक समीकरण, तो अभी ये समीकरण आ रहा है कि भाई दादरा बीजेपी के प्रत्याशी के सामने हमने ये सोचा है कि एक स्ट्रांग विकल्प हम देंगे। बिल्कुल जिस हिसाब से बीजेपी के कुछ नेता और सांसद महोदय के गुट से उनके समर्थकों में ये होगा कि भाई तो हम वन साइड जीत रहे हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, अब भी आप सांसद हो, 2.5 साल में आपने क्या किया है वो आपको खुद को भी पता है और प्रदेश की पूरी जनता को भी पता है। तो वापस आप 51,000 से नहीं, आप 1 लाख वोटों से जंगी बहुमत के साथ और ऐतिहासिक जीत के साथ आप जीतेंगे। लेकिन जीतकर होगा क्या, जीतकर करेंगे क्या? क्योंकि जिन परिस्थितियों में आपको यहां पर खड़ा किया है, बीजेपी की हालत खराब है। बीजेपी की हालत सिर्फ दादरा नगर नहीं, बीजेपी की हालत पूरे देश में खराब है। आपको ये मैं प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहूंगा ये चीजों को लेकर ये कि भाई बीजेपी ने जिस आनंद फानंद में दादरा नगर हवेली के बीजेपी के संगठन के लोगों को विश्वास में लिए बिना चर्चा की, मैं तो ये भी कहूंगा उसके चर्चा किए बिना, और बीजेपी में एंट्री से पहले, मतलब बीजेपी में उनको लिया भी नहीं, उससे पहले ही आपको बीजेपी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। मतलब यहां पर जहां तक मुझे जानकारी है करीब 40,000 वोटों से बीजेपी यहां पर हार रही थी। यस, मेरे पास जो रिपोर्ट है कि बीजेपी ने पूरी ताम झाम लगाकर तमाम रिपोर्ट IB LIB उनके खुद की वो सिस्टम या प्रशासनिक लेवल पे या जब भी यहाँ पर हमको बार बार रिपोर्ट मिल रहा था कि भाई हम किन्हीं कारणों की वजह से, और प्रशासनिक सिस्टम का जो पिछले जो 2.5-3 साल का जो रवैया रहा, उनका नेग्लेजेंट एटीट्यूड जनता के प्रति, तो उससे ये समझ में आ रहा था कि भाई ये लोग बीजेपी कितना भी काम करे, कुछ भी करे, लेकिन ये बुरी तरह से हारने वाले हैं। और ये बीजेपी में जो टिकट के दावेदार जो लोग थे, उनमें किसी भी व्यक्ति को टिकट मिलती है तो बीजेपी हार रही थी, इनके सामने आ गया था। तो उनका विकल्प क्या था? इनके सामने विकल्प एक ही था कि भाई किसी भी आनंद फानंद में जो वर्तमान सांसद है उसे किसी भी प्रकार से लाया जाए या लिया जाए। और वही हुआ। बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले ही, बीजेपी का खेस पढ़ने से पहले ही उनको भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया गया। इसके पीछे लॉजिक बहुत क्लियरली है। उनको ये लग रहा है कि भाई चलो भाजपा अगर 40,000 माइनस वोट होती है, 40,000 वोटों से माइनस चलती है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि भाई कलाबेन डेलकर जी को करीब 1 लाख वोटों से उन्होंने करीब 1,10,000 के आसपास
या 51,000 की लीड मिली है। हो सकता है एक बार उनको ये आ जाती थे तो बीजेपी के जो 40 जो वोट मिले थे उपचुनाव में और सांसद महोदय के जो वोट मिले थे उसमें से अगर कितने भी माइनस हो जाए, अगर 50% या 60% भी वोट निकल जाए, कितने में नेगेटिव हो जाए, तो आधे बीजेपी के वोट और आधे सांसद महोदय के वोट, तो बीजेपी यहाँ पर इजीली सीट निकल जाती है। ये इनका गणित है, क्योंकि बीजेपी की हालत, एनडीए की हालत, सेंटर में बहुत उनकी बुरी हालत है। आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा उनको जो टिकट जो लोगों को मिल रही है वो कांग्रेस के लोगों को और दूसरी पार्टी से जो जुड़े लोगों को मिल रही है। तो एक ये भी स्पष्ट होता है कहाँ गई बीजेपी की विचारधारा, कहाँ गई बीजेपी की जो आइडियोलॉजी, जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। कोई अभी जैसे कि सांसद महोदया और बीजेपी की विचारधारा दूर दूर तक तालमेल नहीं है। तो बीजेपी के विचारधारा से जिसको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आपने अपने फायदे के लिए, मतलब टिकट जिताने के लिए अपने विचारधारा से बाहर के व्यक्ति को लाकर आपने टिकट दे दिया। तो एक तो स्पष्ट ये होते हैं कि जो बीजेपी विचारधारा की जो बात करते हैं, अभी भी मैंने कल वो पूर्णेश मोदी जी को सुना, वो कह रहे हैं जनता को आह्वान कर रहे भाई हमको कदम से कदम मिलाकर भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमें भाजपा प्रत्याशी को जिताना, ये कह रहे हैं। कौन सी विचारधारा भाई? जो सांसद बीजेपी की विचारधारा के है ही नहीं, जिनकी बीजेपी की विचारधारा से दूर दूर तक का संबंध नहीं, उनके लेकर कह रहे हैं पूर्णेश मोदी जी भाई भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी के विचारधारा को कदम से कदम मिलाकर हमारे प्रत्याशी को जिताना है। तो यहां तो ये मैं देख रहा हूं, आज ही मैंने एक सोशल पे ट्वीट किया, पोस्ट की कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुआ बीजेपी के नेता, बीजेपी के संगठन, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वासघात किया। क्यों विश्वासघात किया? जो 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से जिनके सामने फाइट कर रहे थे, बेचारे लोगों को जाकर समझा रहे थे, आखिर में ये हुआ कि शायद मुझे रिपोर्ट मिला कि भाई यहाँ के जो संगठन के जो लोग हैं इनके ऊपर कोई किसी चीज की पुसा नहीं किया और टिकट डिक्लेयर हो गया। बीजेपी की हालत भी देखो आप, बीजेपी के राज्य में दादरा में बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, वही लोग जेल में जाने की कतार में हैं। तो ये सारी चीजें परिस्थिति सामने खड़ी हुई। अभी यहां पर जो मैं आज जो खास कहने वाला हूं, जो स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में ये बात करने जा रहे हैं कि भाई वर्तमान में दादरा नगर की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो इस बारे में हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं। प्रदेश के आदिवासी समाज, प्रदेश की जनता, प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को मेरा निवेदन है और आह्वान भी है, कोई घबराने या कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के सामने हम एक स्ट्रॉन्ग विकल्प देने जा रहे हैं, जो हम ये होली और धुलेंडी के बाद हम उस व्यक्ति का नाम के बारे में चर्चा चल रही है हमारी, और हम प्रदेश की जनता को इस प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी के सामने हम 1-to-1 फाइट में एक स्ट्रॉन्ग विकल्प देने के बारे में सोच लिया है और बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग विकल्प देंगे। तो ये हमारा आज का मेरा जनता के बीच में आकर ये जो कहना है, आम जनता को मेरी जो बातें पहुंचानी, मेरा मेन मकसद है ये है कि हम स्ट्रॉन्ग विकल्प देंगे। इतनी आसान से मैदान हम नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा है, मैंने नहीं चुनाव लड़ने की बात की है, मैदान अब भी नहीं छोड़ा है। तमाम मेरे समर्थक, तमाम हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम मेरे जो व्यक्तिगत फॉलोअर्स, जो मेरे मित्र हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, सिर्फ राजनीति से और चुनावी मैदान से भागा नहीं हूं। आप सबको पता है मेरा संघर्ष 2010 से लेकर लगातार आप हमारा संघर्ष देख रहे हैं। शासन प्रशासन हो या चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, जहां भी गलत हो वहां पर हमने खुलकर सामने आकर हमने हमारी लड़ाई की है। तो इस चुनावी दंगल से हम भाग जाएंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां थी, जो चुनाव को लेकर जो प्रदेश में जो राजनीतिक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जो अस्तित्व दिख रहा था, जो उनका जो हमारे जनता द्वारा दिया गया जो मैंडेट के साथ में जो प्रशासन अपमानित ये जो कर रहे थे, उससे हमारे जनप्रतिनिधि भी सबक नहीं लेते और पूरा हर वक्त एक साइड में, वन साइड में उनके खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। तो मुझे उससे बिल्कुल राजनीति जो जनप्रतिनिधि, उससे मेरे देखो कुर्सी की मुझे मोह माया नहीं है।
मुझे किसी भी परिस्थिति में मुझे सत्ता लेनी है, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सत्ता के लिए, सत्ता के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर ने अपनी जान गंवाई है। और देश में वर्तमान में सांसदों के, मंत्रियों की क्या हालत है, मुख्यमंत्रियों की क्या हालत है, आई नो वेरी वेल, हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को लेकर। और मैं तो महत्वाकांक्षा मुझे उसमें है ही नहीं, हम तो सामाजिक मन से संघर्ष करके मैं तो गलती से राजनीति में आ गया, लेकिन परिस्थिति अभी ऐसी हो गई कि प्रदेश की जनता के लिए, आदिवासी समाज के लिए अभी सामने आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, स्ट्रांग विकल्प देना पड़ेगा और बिल्कुल हम आएंगे, बिल्कुल हम स्ट्रांग विकल्प देंगे। लेकिन मेरा एक और निवेदन भी है प्रदेश की जनता से, और जो हमारे भिन्न भिन्न छोटी और बड़ी पार्टियों के जो कुछ साथी है, मैंने कहा था कि यहां पर हम स्ट्रांग विकल्प के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रांग विकल्प के बारे में यह सोच रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी के बारे में 1-to-1 फाइट हम करते हैं तो हमारा सर्वदलीय पक्ष का जो प्रत्याशी होगा वो आसानी से जीत जाएगा। लेकिन उसके लिए खुद की महत्वाकांक्षा, हमारे खुद जो जिस पार्टी से हम जुड़े हैं उस पार्टी का अस्तित्व बनाने के चक्कर में, या खुद का अस्तित्व बनाने के चक्कर में जो हम चल रहे या सोच रहे हैं, 2, 2.5, 3, 4, 5 हजार 10 हजार के ज्यादा वोट किसी को मिलने वाले नहीं है। अगर आप एकल दोकल में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, खुद की महत्वाकांक्षा को सामने लाने के लिए, या फिर आपकी पार्टी का अस्तित्व खड़ा करने के चक्कर में आप किसी को भी चुनावी मैदान में उतारोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आपको 2, 2.5, 3, 4, 5 हजार के साथ और 10 हजार से ज्यादा वोट आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो 2, 4, 5 लोग जो अलग अलग पार्टी से लड़ने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको मेरा आह्वान है, अगर आप सही में प्रदेश की जनता के हित में सोचते हो, दादरा नगर हवेली के अस्तित्व के बारे में सोच रहे हो, प्रदेश की जनता और आदिवासी समाज, क्योंकि रिजर्व सीट है इसलिए आदिवासी समाज में बार बार कह रहा हूं रिजर्व सीट है, तो तमाम लोगों से मेरा आह्वान यही है कि भाई जिसको लड़ना हो, हम सभी पार्टियों से हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी एक प्रत्याशी इनके सामने उतारो और तय करो, चर्चा करो। मैंने बार बार बोला मेरी तो महत्वाकांक्षा है नहीं, लेकिन स्ट्रांग अगर विकल्प आता है तो किसी एक व्यक्ति को हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। उनको जनता के लिए, जनता के हित के लिए, जनता के हक अधिकारों के लिए एक स्ट्रांग विकल्प के रूप में उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब चर्चा विचार नहीं करेंगे तो वो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन स्ट्रांग विकल्प के रूप में हम जनता को एक चीज देंगे, ये बात कंफर्म है। उसके लिए यहां पर मैं दोबारा कह रहा हूं, दादरा नगर हवेली के जनता का और दादरा नगर हवेली का अस्तित्व खतरे में है। अभी यहां पर वो तय करना है कि आपको आपके पार्टी का अस्तित्व खड़ा करना है, खुद की महत्वाकांक्षा या खुद का अस्तित्व खड़ा करना है। क्या महत्व, प्रदेश जनता, प्रदेश का अस्तित्व इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके पार्टी या आपका खुद का महत्वाकांक्षा, आपको खुद को मैदान में आना है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं, प्रदेश के हित के बारे में सोच रहे हैं, आदिवासी समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं, स्थानीय समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं, सर्व समाज के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए एक ही विकल्प है, आपकी महत्वाकांक्षा, आपके खुद के पार्टी के महत्वाकांक्षा आप लोगों को छोड़नी होगी और चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी के सामने 1-to-1 फाइट किसी एक प्रत्याशी को उतारा जाए। ये मेरा निवेदन है और ये मेरा आज जाहिर अपील है। बीच में अभी होली है, धुलेटी है, होली और धुलेटी की भी दादरा नगर हवेली की जनता को शुभेच्छा देता हूं मैं। लेकिन ये धुलेटी, होली और धुलेटी के बाद एक स्ट्रांग विकल्प के रूप में जल्द ही हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। ये प्रदेश की जनता को, प्रदेश के आदिवासी समाज को मैं आश्वस्त करता हूं और कमिटमेंट है हमारा। लेकिन मेरा निवेदन ये है, ये मेरा खुला ऑफर है, जो प्रदेश में जो भी व्यक्ति पिछले 1.5-2 महीने से आकर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है या करने की बात कर रहा है, उन तमाम साथियों से, उन मित्रों से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है कि खुद की महत्वाकांक्षा छोड़कर अपनी खुद के पार्टी का अस्तित्व बनाने के चक्कर में ना पड़े। दादरा नगर हवेली की जनता और दादरा नगर हवेली का अस्तित्व खतरे में है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मैं ये भी कह रहा हूं, इस अभियान में, इस मूवमेंट में, इस मेरे बात से जो भी साथी सहमत है, वो 2, 3, 4, 5 दिन में हम बैठे, बात करें, मिले, चर्चा करें, ओपन माइंडेड आकर। आप किसी भी पार्टी विचारधारा से जुड़े हो, जिस तरह देश में इंडिया का एक गठबंधन है, एक साइड, दूसरी साइड इंडिया एनडीए है,
तो यहां पर भी हम कर सकते हैं एक पूरी ताकत के साथ सर्व पक्षों को मिलाकर बात करके हम किसी एक प्रत्याशी को उतार कर सीधी चुनौती हम भाजपा प्रत्याशी को दे सकते हैं। और जिस हिसाब से वो लोग हवा में है, जो और कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, उनको हम सीधी चुनौती दे सकते हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरा ये ऑफर खुला है और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और सभी पार्टियों के और सभी सामाजिक मंच के जो लोग संघर्ष करें अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर, आप सब सामाजिक मंच वाले हो, सभी राज्य छोटे मोटे बीजेपी छोड़कर जितने भी छोटे मोटे जो पार्टियां पक्ष है, वो सब लोग एक मंच पर आइए, हम बात करें, ओपन माइंड होकर चर्चा करें। और बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट विकल्प है 1-to-1 फाइट में ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को, जो सत्ता के लिए कभी भी इधर कभी उधर कभी इधर जनता के साथ विश्वासघात करने वाले प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को सबक सिखाने की जरूरत है। और हर बार ये लोग अब जनता को मूर्ख बनाते हैं, जनता को गुमराह करके सत्ता लेकर फिर अपने निजी फायदे के लिए वो क्या करते हैं, वो सब आप सबको पता ही है। ये लोग सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, जनता के हित के लिए नहीं गए हैं, ये सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए या अपने उनके साथ में जुड़े कुछ 25-50-100 कार्यकर्ताओं को बचाने के चक्कर में, उनकी फाइलें बचाने के चक्कर में, उनके जो काले कारनामे वो छुपाने के लिए, उनके ऊपर जो FIR ना हो, उनकी फाइल ना जो खुली है वो बंद हो जाए, वो सारी चीज़ों को लेकर ये लोग भाजपा के साथ, भाजपा का प्रत्याशी बनकर वो लोग आए हैं। तो हमारे सामने ये एक विकल्प है साथियों, जो मेरा खुला ऑफर है। दोबारा कह रहा हूं कि जो भी साथी मेरी इस बात से सहमत है, सभी पार्टी पक्ष बीजेपी को छोड़कर और सामाजिक मंच के जो भी साथी, हम ये 2, 3, 4, 5 दिन में ये होली का समय है, धुली का समय है, इस बीच में हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे और किसी एक प्रत्याशी को सर्वसम्मति से, हम सभी के सम्मति के माध्यम से किसी एक प्रत्याशी को स्ट्रांगली विकल्प के रूप में हम देंगे और देना चाहते हैं, ये मेरी भावना है। साथ ही ये भी कहूँगा, ये जो ऑफर है, ये जो बात है, ये सारी चीज़ें जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति फिर भी अगर नहीं समझ रहा है, कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति या वो पार्टी नहीं समझ रही है, भाई नहीं मैं तो लड़ूंगा ही, नहीं हमारी पार्टी का अस्तित्व बनाना है, भले 2000 वोट आए, 3000 वोट आए, उससे मुझे मतलब नहीं, हमको तो खड़ा रहना है, तो मैं आपको कह दूं, आपको समझ लूँ, किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे कहना जरूरी है, जो पार्टी सर्वसम्मति के साथ एक मंच पर आकर एकजुट होकर सर्व पार्टियों का एक प्रत्याशी के रूप में उतारने में अगर समर्थन नहीं है या समर्थन नहीं करता है, तो वो समझ लो वो भाजपा प्रत्याशी की बी टीम है। दोबारा कह रहा हूं, जो इस मूवमेंट के साथ, जो सर्व पार्टी पक्षों के साथ एक मंच पर आकर सर्व संबंधी से एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी के सामने जो पार्टियां या जो प्रत्याशी नहीं आते हैं, तो आप समझ लो वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए तर्क भी ना करें। तर्क की बातें हम टेबल के बैठकर चर्चा कर सकते हैं, ओपन माइंडेड। यहाँ पर दादरगंज की जनता के हित की बात है, दादरगंज जनता की बात है, यहाँ पर प्रदेश के अस्तित्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो आओ बैठो, हम ओपनली बैठकर चर्चा करें और स्ट्रांग विकल्प दें, हम बात करें और प्रदेश की जनता को दोबारा एक बार जो होली धुलेटी है उसकी शुभकामना दे रहा हूँ। साथ ही एक स्ट्रांग विकल्प हम देंगे और इस स्ट्रांग विकल्प के अगेंस्ट, इसमें समर्थन में नहीं आने वाला कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी हो, वो भाजपा प्रत्याशी का बी टीम होगा। ये जनता को मेरा संदेश है। होली के बाद, धुलेटी के बाद हम चर्चा विचारणा करेंगे, उसके बाद हम जल्द ही प्रदेश के सामने एक स्ट्रांग विकल्प देंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएं कि अब क्या होगा, क्योंकि सबकी नेतागिरी देखी है आपने, पुराने नेताओं ने अब तक क्या किया है सब पता है, प्रशासन की मनमानी तानाशाही भी देखी है हमने। हम ऐसा कह रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि अभी लोकशाही में, लोकतंत्र में, लोकतंत्र जनता से चलने वाला है, बात आती है, तो इस लोकशाही में, इस लोकतंत्र में जनता का राज कैसे आए, जनता की बात कैसे स्ट्रांग हो, जनता की बातों को वजूद कैसे मिले, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं साथियों। बहुत जल्द आपके साथ जुड़ूंगा दोबारा होली के बाद, और होली के बाद हम आपके सामने उस स्ट्रांग विकल्प के बारे में नाम की हम घोषणा करेंगे। लेकिन जो भी साथी इस हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ओपन आए नहीं आए, लेकिन प्रदेश की जनता अगर चाहती है, प्रदेश का आदिवासी समाज अगर चाहता है, प्रदेश का प्रत्येक वर्ग चाहता है कि एक स्ट्रांग विकल्प के रूप में
प्रत्याशी आना चाहिए, तो प्रदेश की भावनाओं को हम ख्याल में रखकर प्रदेश की जनता के हक अधिकार के लिए हम भाजपा प्रत्याशी के अगेंस्ट में एक स्ट्रांग विकल्प देंगे। ये हम आश्वस्त करते हैं, ये हम प्रॉमिस करते हैं। जोहार, आपकी जय, जय सिलवास, जय दादंग रवली।